Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. देखो स्टूडेंट्स, हमने मांग वक्र को कैसे तैयार करते हैं, मांग वक्र, बाजार मांग वक्र को कैसे तैयार करते हैं, और मांग वक्र जो है वो दाईं ओर परिवर्तन कब होता है मांग वक्र का, उनके कारणों को अपन ने पढ़ा था कि मांग वक्र का दाईं ओर परिवर्तन कब होता है भाई, जब उपभोक्ता की आय में क्या होती है, वृद्धि होती है, और संबंध वस्तु जो है उसके क्या होती है भी, संबंध वस्तु के मूल्य में क्या होती है, सर वृद्धि अगर होती दोबारा है। बताओ, यस, ये बताओ दोबारा बताओ अगर टॉपिक ये वाला ही, कौन सा टॉपिक बेटा? यही मांग की लोच। बेटा अभी सर शुरू लेट हो नहीं गई किया मेरे को मैंने, आने में। अभी हाँ शुरू नहीं बता किया दो। है, मैं कल वाला ही बोल रहा हूँ टॉपिक अभी, ठीक। कि मांग वक्र में दाईं ओर परिवर्तन जो कल बताया था आपको, कि मांग वक्र में दाईं ओर परिवर्तन कब होता है और मांग वक्र में बाईं ओर परिवर्तन कब होता है, ये आपको कल बताया था कि दाईं ओर परिवर्तन तो कब होता है भी, जब उपभोक्ता की आय में क्या हो जाती है भी, वृद्धि होती है, तब क्या होगा, मांग वक्र में दाईं ओर परिवर्तन होगा। या संबंध वस्तु के मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है, तो क्या होगा भी, मांग वक्र में दाईं ओर परिवर्तन होगा। और पूरक वस्तु के मूल्य में कमी होती है, तब मांग वक्र का क्या होगा, दाईं ओर परिवर्तन होगा। और एक कारण बताया था कि जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तब मांग वक्र का क्या होता है, दाईं ओर परिवर्तन होता है। और बाईं ओर परिवर्तन कब होगा, जब उपभोक्ता की आय में कमी होगी तब, संबंध वस्तु के मूल्य में कमी होगी तब, पूरक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी तब, और जनसंख्या में कमी होगी तब। इन स्थितियों में क्या होगा, मांग वक्र में दाईं ओर बाईं ओर परिवर्तन होगा। ये अपन ने कल पढ़ा था अभी। अब जो अपना अगला जो टॉपिक आता है वो आता है मांग की लोच या कीमत लोच। देखो मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो क्या होता है भाई, या इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, देखो क्या बोलते हैं इसको। इसका अगर एक मांग की लोच जो है उसका एक अगर अपन अर्थ देखें, ठीक है, तो इसके फॉर्मूले के आधार पे अपन उसका अर्थ भी समझ सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका, कि वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन में वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, कीमत लोच या मांग की लोच कहते हैं। मतलब इस फॉर्मूले के आधार पे अपन इसका अर्थ भी समझ सकते हैं कि वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन में वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे मांग की कीमत लोच या मांग की लोच कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया अपना, मांग की लोच का अगर अर्थ पूछा जाए या मांग की कीमत लोच क्या होती है, तो आपको ऐसे बताना है कि किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन में वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे वस्तु की मांग, उसे मांग की लोच या कीमत लोच कहते हैं। देखो मांग वस्तु की कीमत लोच क्या हो सकती है भाई, या तो इकाई से अधिक, इकाई का मतलब एक से अधिक, ठीक है, मांग की कीमत लोच जो है वो या तो इकाई के बराबर होगी, या इकाई से अधिक होगी, या इकाई से कम होगी। ठीक है, ये तीन स्थितियां होती है भाई। तो अगर इकाई से अधिक होगी, ठीक है, अगर इकाई के बराबर होगी तो अपन उसको बोलेंगे इकाई लोचदार, इकाई से अधिक होगी तो इकाई से अधिक लोचदार, और ठीक है वो क्या होगी, और एक होगी अपनी बेलोचदार। ठीक है, इकाई से कम होगी तो क्या होगी, बेलोचदार होगी। अब देखो आप इसका एक फॉर्मूला अपने को दे रखा है, मांग की कीमत लोच या लोच का फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला अपन लिखेंगे यहाँ पे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी।
इंटू पी अपॉन क्यू। ये मांग की कीमत लोच का क्या है, फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेल्टा का मतलब तो क्या है, यहाँ पे डेल्टा का मतलब है बहुत हल्का सा परिवर्तन। जो भी चेंजमेंट आएगा दो वैल्यू में, बहुत हल्का सा परिवर्तन। ठीक है, डेल्टा का मतलब तो हो गया जो भी चेंजमेंट होगा। ठीक है, चाहे वो क्यू क्यू में हो, चाहे क्वांटिटीज में हो या प्राइस के अंदर होगा, तो जो भी चेंजमेंट होगा वो तो आएगा इसमें। ठीक है, और पी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मूल्य, प्राइस। और क्यू का मतलब यहाँ पे होता है मात्रा, क्वांटिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इसका। इस फॉर्मूले के बेसिस पे अपने को हो सकता है कई क्वेश्चन निकालने पड़े। तो ये क्या है भी, डेल्टा क्यू तो होता है कि भी प्राइस में क्या चेंजमेंट होगा। अगर दो प्राइस दे रखी है और उन दोनों प्राइस में मान लो कोई चेंजमेंट हो रहा है, जैसे पहली वाली प्राइस है वो 20 थी, अगली वाली जो वो 30 हो गई, तो 10 का डिफरेंस आ गया, तो वो डिफरेंस किस में आएगा, प्राइस मतलब डेल्टा पी में आएगा। और अगर क्वांटिटी में अगर कोई डिफरेंस हो रहा है, जैसे क्वांटिटी कितनी थी भी, पहले 20 थी अब 40 हो गई, तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस किस में आएगा, डेल्टा क्यू में आएगा। ठीक है, और प्राइस जो होगी वो प्राइस आ जाएगी। ठीक है, करंट जो प्राइस होगी वो इसमें आ जाएगी, और क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है भी, डेल्टा का मतलब होता है बहुत हल्का सा परिवर्तन। जो भी चेंजमेंट होता है, चाहे वो प्राइस में चेंजमेंट हो, और चाहे मूल्य में परिवर्तन हो, चाहे वो मात्रा में परिवर्तन हो, वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे मूल्य आ जाएगा, यहाँ पे मात्रा आ जाएगी। ठीक है, और फिर अपन क्या करेंगे, ये इसका सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है बिंदु लोच। अगला जो अपना पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है बिंदु लोच। अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है बिंदु लोच का। देखिए आप, बिंदु लोच। देखो, बिंदु लोच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, निचला भाग मांग वक्र या मांग रेखा का, इसका फॉर्मूला होता है बिंदु लोच का, निचला भाग मांग रेखा का, निचला भाग मांग रेखा का बटे ऊपरी भाग मांग रेखा का, ऊपरी भाग मांग रेखा का, बिंदु लोच। निचला भाग मांग रेखा का बटे ऊपरी भाग मांग रेखा का। ठीक है, अब मांग रेखा के आधार पे अपन ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। देखो आप, एक मांग वक्र अपन बना के देखते हैं। जैसे अपना ये मांग वक्र बन रहा है, सीधा भी बना सकते हैं अपन। ठीक है, इसमें ये जीरो हो गया, एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया, ये ए स्थिति हो गई, बी सी डी, ए बी सी
ये 5 स्थिति अपन ने दिखाई है। अब क्या होता है अभी इनमें, इसका फॉर्मूला होता है, जैसे ए स्थिति है तो ए स्थिति पे अपन देखेंगे कैसे, जैसे इसमें बता रहा है फॉर्मूला क्या है अभी कि मांग निचला भाग मांग रेखा का, निचला भाग मांग रेखा का, तो निचला भाग ए स्थिति पे निचला भाग कौन सा है अभी, ए वाला ए ई, ठीक है, ए ई, ठीक है, ए से जस्ट नीचे कौन है, ए ई है, तो ये भाग क्या हो गया मांग वक्र का, नीचे का हो गया, निचला भाग मांग रेखा का, तो ये हो गया ए ई, और बटे ऊपरी भाग मांग रेखा का, ऊपरी भाग क्या है, जीरो, ठीक है, तो क्या आएगा अपना, जीरो आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो। दूसरा पॉइंट आता है बी का, बी स्थिति पे अपन देखेंगे निचला भाग मांग रेखा का बटे ऊपरी भाग मांग रेखा का, तो निचला भाग तो क्या है, बी, निचला भाग तो क्या है बीई, और निचला भाग तो हो गया बीई, यहां तक लास्ट तक लेंगे, और ऊपरी भाग कौन सा हो गया, बी से ऊपर का ए बी, ए बी, ठीक है, तो ए बी, तो ये कितना हो गया अभी, टोटल कितना है, 1 है, ठीक है, और ये अपन इतना ले रहे हैं तो ये कितना, इतना कितना इसमें कितना शेयर आएगा अभी, जैसे ये टोटल एक अपन मान रहे हैं, ठीक है, 1 है, तो ये इसका क्या हो गया 75 हिस्सा हो गया, 70%, और ये ऊपर वाला कितना हो गया 25, तो अपन क्या लेंगे 75/25, ठीक है, तो इसका क्या आएगा आंसर अपना 3। फिर ये मिडिल में आ रहा है सी, निचला भाग मांग वक्र का, निचला क्या होगा सीई, और ऊपरी भाग क्या होगा ए सी, ये क्या हो गया अभी 50-50% आ रहा है, 50-50% आ रहा है, तो कितना होगा ये 1। फिर डी की पोजीशन दिखा रहे हैं, निचला भाग मांग वक्र रेखा का डीई, निचला ये आ गया डीई, और ऊपर वाला कौन सा है एडी, एडी, अब इसमें क्या हो गया, ये 25% आ रहा है, अब ये 75% आ रहा है, तो 25 और ये 75, कितना आएगा इसमें 0.33, ठीक है, और लास्ट में क्या होगा अभी, निचला भाग कितना है अभी 0, और ऊपरी भाग क्या है ए ई, ठीक है, तो इसका अगर अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अपना अनंत, अनंत का साइन अपन लगाएंगे, ठीक है, ये क्या आएगा अनंत आ जाएगा। तो देखो क्या है अभी, बिंदु लोच का जो फॉर्मूला था उसके आधार पे अपन ने क्या किया अभी, मांग वक्र उसको अलग अलग स्थिति को अपन ने समझा है। फॉर्मूला ये था निचला भाग मांग रेखा का बटे ऊपरी भाग मांग रेखा का, तो मांग रेखा अपन ने ये बनाई, और इस मांग रेखा को अपन ने टोटल मान लिया 100% मान लिया, ठीक है, 100 मान लिया इसको 100%। अब इसमें क्या है अभी, निचला भाग जैसे ए स्थिति देखी अपन ने, तो निचला भाग मांग रेखेगा, तो निचला तो क्या है अभी ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे ए यहाँ पे आएगा ये, ठीक है, तो निचला तो कौन सा है ये वाला है ए ई, ठीक है, तो ए ई लिख दिया आपने, और ऊपर है ऊपर वाला है 0, तो यहाँ पे 0 लिखा, तो उसका आंसर आ गया 0, डिवाइड करेंगे। फिर बी स्थिति को अपन ने देखा, तो ये टोटल क्या 100% है, इसमें अगर ये इसका थर्ड 1/3 सॉरी इसका तीसरा जो मतलब ये 25% हो गया और ये कितना हो गया 75, तो ये अपन लेंगे इसको 75 और ये होगा 25, ठीक है, 25% आएगा, तो बीई और ए बी, तो बीई तो कितना है 25%, और ये कितना है सॉरी बीई तो है 75%, और ए बी हो गया 25%, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा।
फिर अगर सी स्थिति लेते हैं तो सी स्थिति में दोनों क्या है 50-50% हो गए, तो सीई निचला भाग तो क्या है सीई और ऊपरी भाग है ए सी, ठीक है। 50% ही हो गया, 50% ही हो गया, तो इसका क्या आ गया 1 आ गया, 50 से डिवाइड करेंगे। फिर इस डी की पोजीशन लेंगे तो इसमें ये तो आ रहा है 25% और ये आ रहा है कितना 75%, तो ये लेंगे 25% और ये लेंगे 75, तो इसमें आएगा ये आंसर। और लास्ट में ई की पोजीशन जो अपनी आएगी वो आएगी इसमें, इसका तो आ रहा है निचला भाग कितना है 0, कुछ नहीं आगे, तो ये तो 0 आएगा, और इसमें ऊपरी भाग है ए ई, तो ए आया, तो इसको जो अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अनंत आएगा, ठीक है। तो ये क्या थे बिंदु लोच की को इन्होंने समझाया अभी। फिर अगला जो अपना टॉपिक आता है वो आता है चाप लोच का मान, चाप लोच का मान। चाप लोच के मान देखिए आप, चाप लोच के मान, देखो चाप लोच के जो मान है वो डिफरेंट डिफरेंट मान होते हैं। सबसे पहला जो है वो है पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया लोचदार। देखो पूर्णतया लोचदार क्या होता है, अभी इसको एक डायग्राम से अपन क्या करते हैं समझते हैं। देखो आप पूर्णतया लोचदार की जो स्थिति है इसमें देखो आप, पूर्णतया लोचदार कौन सी होती है भी, जब मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के पश्चात, जब मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के पश्चात मूल्य क्या रहता है भी अपरिवर्तित रहता है, तो उसे क्या कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं भी। चाप लोच के जो अलग अलग माप है उनमें पहला माप जो है मान जो है वो है पूर्णतया लोचदार। तो पूर्णतया लोचदार की स्थिति कब होगी भी, जब क्या होगा भी मूल मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन के पश्चात के फलस्वरूप मूल्य क्या रहता हो भी अपरिवर्तित रहता हो। देखो मूल्य स्थिर है, मूल्य में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन मात्रा में क्या हो रहा है अभी परिवर्तन हो रहा है। मात्रा कम भी हो रही है, मात्रा बढ़ भी रही है, लेकिन मूल्य क्या है भी उसी स्थिति में बना हुआ है, तो वो क्या मानी जाएगी भी पूर्णतया लोचदार मांग कही जाएगी। क्या कहेंगे उसको अपन पूर्णतया लोचदार मांग, ठीक है। तो पूर्णतया लोचदार कब होगी, जब मूल्य मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप, मात्रा में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है, तो जब मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप मूल्य क्या रहता हो भी अपरिवर्तित रहता हो, मूल्य वैसा का वैसा ही रहता हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे पूर्णतया लोचदार की स्थिति कहेंगे, ठीक है। तो पूर्णतया लोचदार की स्थिति क्या हुई भी कि जब मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप मूल्य क्या रहता हो भी स्थिर रहता हो, मूल्य जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, तो वह स्थिति क्या कहलाएगी भी पूर्णतया लोचदार कहलाएगी, उसे अपन पूर्णतया लोचदार मांग कहेंगे, ठीक है। तो पूर्णतया लोचदार मांग कब होगी भी, जब मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप मूल्य क्या रहता है भी स्थिर रहता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे पूर्णतया लोचदार मांग कहेंगे, ठीक है। दूसरा जो मान आता है वो आता है पूर्णतया बेलोचदार। दूसरा जो आता है वो आता है पूर्णतया बेलोचदार।
पूर्णतया बेलोचदार। देखो भैया, देखो पूर्णतया बेलोचदार में क्या होता है? पूर्णतया बेलोचदार कब होगा भी? जब मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप, जब मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा क्या रहती हो भी? स्थिर रहती है। जब मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा स्थिर रहती है तो उसे अपन क्या कहेंगे? पूर्णतया बेलोचदार मांग कहेंगे, या पूर्णतया बेलोचदार की स्थिति कहेंगे। ठीक है, तो पूर्णतया बेलोचदार कब होगा भी? जब मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा क्या रहती है भी? स्थिर रहती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? पूर्णतया बेलोचदार की स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा क्या रहती है? जब स्थिर रहती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? पूर्णतया बेलोचदार स्थिति कहते हैं। देखो, मूल्य बढ़ भी रहा है, मूल्य कम भी हो रहा है, लेकिन मात्रा की जो स्थिति है वो वैसी की वैसी बनी हुई है। मात्रा पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मूल्य के कम होने का और मूल्य के बढ़ने का मात्रा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? पूर्णतया बेलोचदार मांग कहेंगे। जैसे आपने देखा कि मूल्य बढ़कर P से P1 हो गया या घटकर P2 हो गया, लेकिन मात्रा जो है वो अपनी स्थिति पर बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? पूर्णतया बेलोचदार मांग कहेंगे। कि जब मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा क्या रहती है? स्थिर रहती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। अगला जो मान आता है वो आप देखो, अगला जो आता है वो आता है इकाई लोचदार। तीसरा जो है वो है इकाई लोचदार। इकाई लोचदार। इकाई लोचदार। देखो क्या इकाई लोचदार क्या होता है भाई? इकाई लोचदार की स्थिति कब होती है? जब मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप, जब मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा में भी समान रूप से परिवर्तन होता है। जितना परिवर्तन मूल्य होगा, मूल्य में होगा, उतना ही अगर मात्रा में परिवर्तन हो रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे? इकाई लोचदार की स्थिति कहेंगे। कि जब मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा में भी समान रूप से परिवर्तन होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? इकाई लोचदार की स्थिति कहते हैं। तो इकाई लोचदार कब होगा भी? जब मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा में भी समान रूप से परिवर्तन हो रहा है। जैसे मूल्य में परिवर्तन हो रहा है वैसे ही मात्रा में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वह क्या कहलाएगी? इकाई लोचदार की स्थिति कहलाएगी। तो इकाई लोचदार मांग किसे कहेंगे? कि जब मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा में भी समान रूप से परिवर्तन होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? इकाई लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, तो इकाई लोचदार मांग क्या होगी? मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा में भी क्या होगी? समान रूप से परिवर्तन होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? इकाई लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, अगला जो चौथा पॉइंट है वो है इकाई से कम लोचदार। इकाई से कम लोचदार। इकाई से
कम लोचदार। देखो, इकाई से कम लोचदार का क्या मतलब है? देखो, इकाई से कम लोचदार में क्या स्थिति दे रखी है अपने को? ये हो गया P, P1 हो गया Q, ये Q1। देखो, इकाई से कम का मतलब क्या होता है? इकाई से कम लोचदार की स्थिति तब होती है कि जब मूल्य में परिवर्तन की तुलना में, जब वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की तुलना में मात्रा में कम परिवर्तन होता है। जब वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की तुलना में मात्रा में कम परिवर्तन होता है तो उसे अपन इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। देखो, आप मूल्य में परिवर्तन तो क्या हो रहा है, ज्यादा, और मात्रा में परिवर्तन हो रहा है कम। तो जब मूल्य में परिवर्तन की तुलना में मात्रा में परिवर्तन क्या होता है, कम होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपने देख रहे हो कि मूल्य में परिवर्तन तो क्या हो रहा है, ज्यादा, और मात्रा में परिवर्तन क्या हो रहा है, कम। तो इसलिए मूल्य में परिवर्तन की तुलना में, मतलब मूल्य की तुलना में मात्रा में क्या हो रहा है, कम परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए अपन क्या कहेंगे कि ये क्या है भी, इकाई से कम लोचदार की स्थिति है। ठीक है, तो इकाई से कम लोचदार की जो मांग होती है उसमें क्या होता है भी कि जब मूल्य में परिवर्तन की तुलना में मात्रा में कम परिवर्तन होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, और लास्ट जो अपना आता है इकाई से अधिक, वो आप देखो, इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार। देखो, अब ये इकाई से अधिक लोचदार की स्थिति, इसमें क्या दे रखा है अभी कि जब मूल्य में परिवर्तन की तुलना में मात्रा में अधिक परिवर्तन होता है, जब मूल्य में परिवर्तन की तुलना में मात्रा में अधिक परिवर्तन होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, मूल्य में परिवर्तन क्या हो रहा है, कम, और मात्रा में क्या हो रहा है, परिवर्तन अधिक हो रहा है। तो जब मूल्य में परिवर्तन की तुलना में मात्रा में अधिक परिवर्तन होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। यहाँ पे मूल्य में परिवर्तन कम हो रहा है और मात्रा में परिवर्तन अधिक हो रहा है, तो इसलिए कहा जाएगा कि मूल्य में परिवर्तन की तुलना में मात्रा में क्या होता है भी, अधिक परिवर्तन होता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, इकाई से अधिक लोचदार मांग कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या थे, अपने चाप लोच के मान थे। ठीक है, ओके।